So hello friends, today we are learn about class 9th history chapter number 4 वन्य समाज और उपनिवेश का इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हो और कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो किसी भी टाइम पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स। सो हमारा पहला टॉपिक है वनों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं का उदाहरण। जो वन से प्राप्त वस्तु होते हैं उन सबको उदाहरण देना है। सो वन से प्राप्त वस्तुओं का पहला उदाहरण है डाई, दूसरा है इमारती लकड़ी और तीसरा है घास और फोर्थ है मसाला और फिफ्थ है शहद, चाय, गोंद और कॉफी और सेवेंथ है जड़ी बूटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वस्तु हैं जो कि वन्य से प्राप्त होते हैं। सो ये हो गया हमारा वन से प्राप्त होने वाले वस्तुओं का उदाहरण। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा अगला टॉपिक है औपनिवेशिक शासन के दौरान वनोन्मूलन के कारण। मतलब जो औपनिवेशिक शासन था उसके दौरान वन कटने का कारण क्या था उन सब के बारे में बात करेंगे। सो वृक्षों का बड़े पैमाने पर कटाई वनोन्मूलन या वनों का विनाश कहलाता है। मतलब जब वृक्ष का बड़े पैमाने पर कटाई होने लगता है तो उसे हम वनोन्मूलन कहते हैं या वनों का विनाश कहते हैं। सो पहला कारण था ईंधन लकड़ी के लिए, मतलब कि लकड़ी जलाने के लिए ताकि खाना बन सके। और दूसरा व्यापारिक कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। जो व्यापारिक कृषि उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए वनों को काटा जाता था। और राजस्व को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो राज्य है उसको बढ़ाने के लिए वनों को काटा जाता था। जहाज और रेलवे लाइन के निर्माण के लिए, जो जहाज है और रेलवे लाइन है उन सब का निर्माण के लिए वनों को काटा जाता था। और खेती योग्य खदान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि की बढ़ती आवश्यकता, मतलब कि खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ रही थी जिसकी वजह से वनों को काटा जाता था। और औद्योगिक उत्पादन के लिए, कच्चे माल की आवश्यकता पूरा करने के लिए, मतलब कि औद्योगिक उत्पाद करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी जिसकी वजह से वनों को काटा जाता था। रोपण फसलों की मांग को पूरा करने के लिए, मतलब कि फसल रोपने के लिए वनों को काटा जाता था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से औपनिवेशिक शासन के दौरान वनों को काटा जाता था। सो हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा अगला टॉपिक है डायट्रिच ब्रैंडिस द्वारा जंगलों के प्रबंध के लिए सुझाव। मतलब कि डायट्रिच ब्रैंडिस जो है जंगल के प्रबंध के लिए सुझाव दिए थे, उन सब के बारे में बात करने वाले कि उन्होंने क्या सुझाव दिया था। सो चलिए देखते हैं उनके सुझाव, जिसमें से पहला है हमारा लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना। मतलब कि उन्हें संरक्षण विज्ञान के ज्ञान देना ताकि उन्हें पता चल सके कि संरक्षण क्यों आवश्यक है हमारे लिए। और नेक्स्ट है वन्य संपदा के उपयोग संबंधित नियम तय करना। और तीसरा सुझाव था पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगाना। मतलब कि पेड़ों की कटाई और पशु के चराने पर पाबंदी लगाना। सो ये कुछ सुझाव था जिसे डायट्रिच ब्रैंडिस ने दिया था जंगलों के प्रबंध के लिए। सो ये टॉपिक हमारे यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सो हमारा अगला टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे लोगों के जीवन पर वन कानून का प्रभाव। जो वन कानून बना था उसकी वजह से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहला प्रभाव था लकड़ी काटना गैर कानूनी। जो लकड़ी काटा जाता था उसको गैर कानूनी कर दिया गया। पशुओं को चराना गैर कानूनी, जो पशु चराते थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और तीसरा प्रभाव था मछली पकड़ना गैर कानूनी। जो मछली पकड़ते थे नदियों से उसे भी गैर कानूनी कर दिया गया। और फोर्थ था शिकार करना गैर कानूनी। मतलब कि जो जंगल में शिकार करते थे भेड़िए के, शेर का, बाघ का, वो सब गैर कानूनी कर दिया गया। और ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के लिए महिलाओं का असुरक्षित महसूस होना। मतलब कि जो खाना बनाने की लकड़ी के एकत्र करते थे महिलाओं, उन्हें असुरक्षित महसूस होता था। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा था वन कानून के दौरान। सो ये टॉपिक हमारे यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा अगला टॉपिक है घुमंतु कृषि व्यवस्था के चरण। मतलब कि घुमंतु कृषि करने का चरण क्या था उन सब के बारे में बात करेंगे। मतलब कि घुमंतु कृषि करने का क्या प्रोसेस होता है उन सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो घुमंतु कृषि करने का पहला चरण था जंगल के कुछ भागों को काटा या जलाया जाता था। मतलब कि घुमंतु कृषि करने के लिए जमीन चाहिए, इसके लिए जंगल को कुछ भागों को काट दिया जाता था और जला दिया जाता था। और मानसून की पहली बारिश के बाद इन राख में बीज बो दिया जाता था। मतलब कि मानसून की पहली बारिश के बाद जिस जंगलों को काटा जाता था और जलाया जाता था उनमें बीज को बो दिया जाता था ताकि वो खेती हो सके। और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। और जो मवेशी थे वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है फसल काटते थे। और इस स्थान पर 2 या 3 साल खेती की जाती थी। जो स्थान जलाया जाता था उन स्थान पर 2 या 3 साल तक बस खेती किया जा सकता है। और फिर इस स्थान को 12 या 18 वर्ष तक छोड़ दिया जाता था। मतलब कि 2 या 3 साल खेती करने के बाद उन स्थान को 12 या 18 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। और फिर वह जंगल अन्य भाग या स्थान पर चले जाते थे। मतलब जो घुमंतु कृषि है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कृषि करते थे। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि घुमंतु कृषि व्यवस्था का चरण है। सो हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है
कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो जॉर्ज नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघ को मारा था। मतलब कि जॉर्ज नामक जो अंग्रेज था वो अकेले 400 बाघ को मार दिया था। और इन वन कानून के विरोध में कई सारे विद्रोह हुए। जो वन कानून हुआ था उसके लिए कई सारे विद्रोह किए गए लोगों के द्वारा। अगला पॉइंट जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा वनग्राम। वनग्राम क्या होता है? बस्तर के कुछ गांवों को आरक्षित वनों के इस शर्त पर रहने दिया गया कि वह वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई के काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। बाद में इन गांवों को वनग्राम कहा गया। मतलब कि बस्तर के गांव के लोगों को आरक्षित वन में इसलिए रहने दिया गया ताकि वो पेड़ों की कटाई और ढुलाई मुफ्त में कर सके और जंगल को आग से बचा सके। इसलिए इन गांवों को वनग्राम के नाम से जाना जाता है। और अगला टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक है बस्तर के लोग। जो बस्तर के लोग थे उनकी स्थिति क्या थी, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स को। पहला पॉइंट है इसका, धरती के साथ साथ वो नदी जंगल पहाड़ों को भी सम्मान करते थे। बस्तर के जो लोग थे वो धरती के साथ साथ जो नदी है, जंगल, पहाड़, उन सब का सम्मान करते थे। और बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। मतलब कि जो बस्तर गांव है वो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। और मरियाई और मोरियाई, गोंडा, धोखा, भत्रा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। मतलब कि बस्तर के क्षेत्र में जो है मरियाई और मोरिया, गोंडा, धुआं, भत्रा, हलवा आदि जैसे अनेक आदिवासी समूह रहते हैं इन गाँव में। और इन समुदायों की भाषा अलग अलग है पर इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसा है। मतलब कि बस्तर के गांव में अनेक प्रकार के आदिवासी समूह रहते हैं और इनकी भाषा अलग अलग होती है, लेकिन इनके रीति रिवाज जो है और विश्वास है वो एक जैसा होता है। और इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है। जो इंद्रावती नदी है वो बस्तर के आर पार करके जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये हो गए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि बस्तर के लोगों के बारे में था, उनके समूहों के बारे में था, उनका लैंग्वेजेस और रीति रिवाज के बारे में था और ये कहाँ से गुजरती है इन सब के बारे में था। इन सब के बारे में हमने बात कर लिया। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जिसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि 1960 ई में देहरादून में इंपीरियस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, जहां वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। मतलब कि 1960 में देहरादून में जो है इंपीरियस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया था, जहां पर वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। मतलब कि इन इंस्टीट्यूट में बताया जाता था कि वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा कैसे जंगल को बचाया जा सकते हैं, उनका प्रबंध कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में बताया जाता था इन इंस्टीट्यूट में। और नेक्स्ट है हमारा बगार व्यवस्था। बगार व्यवस्था क्या होता है? वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसा पद्धति थी जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई कर उनके स्थान पर कतारबंद तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे। इन व्यवस्था को बगान व्यवस्था कहा जाता है। मतलब कि वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसा पद्धति होता है जिसमें प्राकृतिक वनों को काट दिया जाता है और उनके स्थान पर एक ही प्रजाति के बहुत सारे पेड़ जो है कतारबंद तरीके से लगा दिया जाता है, जिन्हें हम बगान व्यवस्था कहते हैं। हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा वन कानून के बाद नए काम। मतलब कि जो वन कानून लग गए थे उसके बाद जो लोग हैं वो क्या काम करते थे, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला था हमारा फर्स्ट था हमारा ब्राजील अमेजन के मुंदरुकू के समुदाय के लोग ने जंगल रबड़ के वृक्ष से लेटेक्स एकत्र करने का प्रारंभ किया। मतलब कि जो ब्राजील के अमेजन में मुंदरुकू के समुदाय के लोग जो थे उन्होंने जंगली रबड़ के वृक्ष से लेटेक्स एकत्र करने का काम स्टार्ट किया। और भारत में बंजारा समुदाय हथियार और दूसरे सामान का व्यापार करते थे। जो भारत में बंजारा समुदाय के लोग जो थे वो हथियार और दूसरे सामान में व्यापार करते थे। और मद्रास के कोरावा, कराचा और येरुकल्ला जैसे समुदाय फैक्ट्री, कारखाने और बागानों में काम करते थे। और जो मद्रास के कोरावा, कराचा और येरुकाला जैसे समुदाय के जो लोग थे वो फैक्ट्रियों में, खदानों में और बागानों में काम करते थे। हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पर और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा हमारा अगला टॉपिक है बस्तर विद्रोह के मुख्य कारण। जो बस्तर में विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, उन सब के बारे में बात करेंगे। उन सब का कारण क्या था, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं पहला कारण क्या था उनका। बस्तर विद्रोह का पहला कारण था वनों का 2/3 भाग आरक्षित करने का प्रस्तावना। जो वन का 2/3 भाग था उसको आरक्षित करने का प्रस्तावना जो था बस्तर विद्रोह का कारण बना। घुमंतू खेती पर रोक, जो घुमंतू खेती हो रही थी उन पर रोक लगा दिया गया। और शिकार पर रोक, जो शिकार करते थे लोग, शिकारी करते थे शिकार, उन सब पर रोक लगा दिया गया। और फोर्थ, वनों के उत्पाद एकत्र करने पर रोक, जो वनों से उत्पाद होता था उन सबको एकत्र करने पर रोक लगा दिया गया। और बिना किसी सूचना के सतीपुर के गांव वालों को विस्थापित करना। मतलब कि बिना किसी सूचना के गांव वालों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया गया, मतलब कि रहने के लिए स्थान दे दिया गया।
सो ये था कुछ मुख्य कारण जिसकी वजह से बस्तर में विद्रोह हुआ था। सो ये टॉपिक हमारे यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात करेंगे। पहला तो जावा आजकल जो है इंडोनेशिया के प्रमुख चावल उत्पाद क्षेत्र में आता है। मतलब कि जावा जो है कि इलाका है जहाँ पर इंडोनेशिया के प्रमुख चावल उत्पाद क्षेत्र में आता है और यहाँ रहने वाले कलांग समुदाय के लोग जो है कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे। मतलब कि जो इस स्थान पर कलांग समुदाय रहते थे वहाँ के लोग जो है लकड़हारे थे और घुमंतु किसान थे। मतलब कि घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करते थे। और अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लैक डांग क्या है। डचों ने इन जंगलों पर खेती की जमीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वह समुदाय रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैक डांग डियन स्टेट कहा गया। तो ये था हमारा ब्लैक डांग जिसके बारे में हमने बात कर लिया और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा हमारा अगला टॉपिक है जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद। मतलब कि जावा में जो डचों द्वारा वन कानून बनाया गया था उसके बाद क्या हुआ उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट है ग्रामीणों का वनों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। जो ग्रामीण थे उनको वनों में घुसना जो है मना कर दिया गया, मतलब कि बंद कर दिया गया। और दूसरा था वनों से लकड़ी की कटाई कुछ विशेष कार्य जैसे नाव बनाने या घर बनाने के लिए किया जा सकता था, वो भी विशेष वनों की निगरानी में। मतलब कि जो वन की लकड़ी थी उसकी कटाई जो है विशेष काम के लिए किया जाता था, जैसे कि नाव बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, और ये भी जो है विशेष कानून की निगरानी में किया जाता था। और मवेशियों के चारण परमिट के बिना लकड़ी की ढुलाई और वन के अंदर घोड़ा गाड़ी या मवेशी पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान था। मतलब कि अगर मवेशी चारण परमिट के बिना लकड़ी को ढो रहे हैं या वन के अंदर घोड़ा गाड़ी या मवेशी पर यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें दंड दिया जाता था। ये था जावा में डच द्वारा वन कानून बनाने के बाद का स्थिति, मतलब की परिस्थितियाँ। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो की है हमारा हम अपने अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं। डचों ने इस कानून के खिलाफ सामीनों ने विरोध किया। मतलब कि डचों के जो कानून था उसके खिलाफ सामीनों ने विरोध किया था। देखते हैं इनका विरोध क्या था और किस प्रकार किए थे। ससुरोतीय सामी ने इन विद्रोह का नेतृत्व किया जिनका मत था कि जब राज्य ने हवा, पानी, धरती या जंगल नहीं बनाया तो यह उस पर कर भी नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि ससुरोतीय सामी जो है विद्रोह का नेतृत्व किए थे जिनका मानना था कि जब राज्य ने हवा, पानी या धरती, जंगल नहीं बनाया है तो उस पर कर लगाने का भी अधिकार उन्हें नहीं है। अगला पॉइंट जिसमें बात करेंगे विद्रोह के तरीके। विद्रोह के क्या क्या तरीके थे। पहला तरीका था सर्वेक्षण करने आए डचों के सामने जमीनों पर लौटना, और दूसरा तरीका था लगान या जुर्माना न भरना। मतलब कि सामीन जो थे लगान या जुर्माना न भरते थे। ये था विद्रोह के तरीके। हमारे चैप्टर का नोट्स यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।